कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसी पॉजिटिव हो, स्टेज 1 दे विच हो, लेवल 1 दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, और तुसी लो। दिल्ली में लॉकडाउन से लोगों को मिली राहत। आज से खुले बाजार, मॉल 50% क्षमता के साथ मेट्रो सेवा शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा बेहद जरूरी। हरियाणा में 14 जून तक बड़ा मिनी लॉकडाउन। रेस्टोरेंट और बार को मिली इजाजत। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। यूपी के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान। 100% वैक्सीनेशन वाली ग्राम पंचायत को मिलेगा इनाम। सांसदीय क्षेत्रीय विकास निधि से 10 लाख रुपए का विकास कार्य करने की घोषणा। मुंबई के बांद्रा इलाके में बिल्डिंग गिरने से एक की मौत, 4 घायल। जांच में जुटी पुलिस, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेहुल चोकसी ने कहा कि मैं कानून मानने वाला नागरिक हूं, भागूंगा नहीं। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई के महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि बांद्रा इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिरने से एक की मौत हो गई है और जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं BMC के मुताबिक बात करें तो बांद्रा पूर्व के खिरवाड़ी रोड इलाके में सुबह 1:45 पर एक घर की दीवार गिरने के बाद कुल 17 लोगों को बचाया गया है। घटना में कम से कम 5 लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। एक इंसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, वो नहीं बचा। यंग लड़का था, 26-27 साल का। उसके अलावा 6-7 लोग घायल हुए, मगर कोई ज़्यादा जिसको चोट नहीं लगी है। और वो जो लड़का रियाज करके उसका नाम है, बिहार से है, वो इधर कारीगर है। उसके फैमिली मेंबर्स को हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी मुझे लगता है अभी सुबह हुई है तो शायद से अभी संपर्क हो पाएगा। अभी तक तो संपर्क नहीं हुआ था। इधर पुलिस भी तैनात है रात के 1:30 बजे से। और हम सब यही दुआ करते हैं कि मलबा जल्द से जल्द हट जाए और कोई अंदर नहीं दबा हुआ हो। हमें लगता तो नहीं है कोई दबा हुआ है, मगर और दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसे और हादसा नहीं हो। मगर फिलहाल सिर्फ एक लड़के की डेथ हुई है और जो बाकी जो इंजर्ड थे वो अभी ठीक है। एक औरत को सर पे लगा था, टाके लगे थे, मगर अभी वो भी ठीक है।
उधर यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी कैबिनेट में फेरबदल और एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। तो साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में योगी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बताया गया है कि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद जून के आखिरी या जुलाई में खासकर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद ये संभावित है। दरअसल हाल ही के कुछ दिनों में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। पार्टी और संघ में बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इनके प्रदर्शन के आधार पर चुनाव में टिकट दिए जाएंगे। तो यहाँ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि यूपी में फिलहाल कोई फेरबदल नहीं होगा। तो यहाँ साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में योगी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बताया गया है और कहा गया है कि पंचायत चुनाव के बाद चुनाव जून के आखिरी या जुलाई में खासकर कैबिनेट के विस्तार के बाद ये सब संभावित है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और यूपी के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी के कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, ऑयल टैंकर में भीषण आग लगी है। तो यहाँ कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, कानपुर से लखनऊ जा रहा था टैंकर, तो यहाँ भीषण आग लगी है। आपको बता दें, लखनऊ से टैंकर जा रहा था तो यहाँ भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। यूपी के कानपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कानपुर से लखनऊ ले जाया जा रहा था टैंकर और ऐसे में रास्ते में टैंकर में आग लग गई। तो यहाँ आग लगने के कारण गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। कानपुर में ऑयल टैंकर में आग लगी है। कानपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था टैंकर, गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। यूपी के कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। यहाँ क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। फिलहाल नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। यूपी के कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 100% कोरोना वैक्सीन का कार्य पूरा खींचे और ग्राम पंचायत के विकास के लिए 10 लाख का इनाम पाइए। कोरोना वैक्सीनेशन में बढ़ावा देने के मकसद से यह बड़ा ऐलान किया गया है। अनुप्रिया पटेल ने घोषणा की है कि मिर्जापुर जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को जो भी ग्राम पंचायत सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 100% पूर्ण करेगा, उस ग्राम पंचायत में सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से 10 लाख रुपए का विकास कार्य कराया जाएगा। इस घोषणा के तहत जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराया जाएगा। और इसी के साथ ही अनुप्रिया पटेल ने ये भी कहा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन अभियान चलाया गया है और ऐसे में जो वैक्सीन अभियान चलाया गया उसी के तहत वैक्सीनेशन कार्य किया भी जा रहा है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर थमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों ने कोरोना कर्फ्यू हो या फिर लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना केसों में कमी आई है, तो वहीं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर मंथन अभी भी जारी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में अब रियायतों का दौर शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया तो गया है, लेकिन इस बार कुछ छूट मिली है। फिलहाल दिल्ली में 7 जून से पाबंदियों में ढील के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि ओड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। स्टैंड अलोन दुकानें हों और आसपास पड़ोस की दुकान हो, रोजाना खुलेंगी। और ऐसे में इसी को देखते हुए सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। क्लास 1 अफसर 100 क्षमता और बाकी 50 क्षमता के साथ काम करेंगे। बताया जा रहा है कि प्राइवेट दफ्तर अपनी 50 क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो 7 जून यानी कि आज से शुरू कर दी जाएगी, यानी कि अब मेट्रो पटरी पर दौड़ जाएगी।
लेकिन यहाँ सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही और ये सब सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और इसी के अलावा जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, वीकली बाजार, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा और थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल पर फिलहाल के लिए पाबंदियां लगी रहेंगी। उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया है और इस बार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया है और इस हमले में कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गनीमत रही है कि हमले के कारण किसी को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो यहां आतंकवादियों की ओर से पुलवामा के त्राल में ग्रेनेड से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में 7 स्थानीय लोग फिलहाल घायल हो गए हैं। घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। एक घायल व्यक्ति की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसे श्रीनगर रेफर किया गया है। और घटना को लेकर अगर सीआरपीएफ की बात करें तो यहाँ उनका कहना है कि पुलवामा के त्राल में बस स्टैंड पर सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकवादियों के जरिए ग्रेनेड फेंका गया। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप में लागू किए जा रहे नियमों को लेकर विरोध का स्वर अब और मुखर होता जा रहा है। ताजा विवाद की बात करें तो देश के 93 पूर्व सिविल अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा है। इन रिटायर्ड नौकरशाहों ने हाल के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है और इसे परेशान करने वाला बताया है। अपने खत में उन्होंने लिखा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों के विचार भी शामिल हो। आपको बता दें, लक्षद्वीप के प्रशासक ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके स्थानीय स्तर पर काफी विरोध हो रहा है। यहाँ एक विरोध के चलते लक्षद्वीप तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल और देश के कुछ दूसरे राज्यों से भी नेता फैसलों की मुखालफत कर रहे हैं। आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप में लागू किए जा रहे नियमों को लेकर विरोध का स्वर अब और ज्यादा मुखर होता नजर आ रहा है। ताजा विवाद की बात करें तो ऐसे में देश के 93 पूर्व सिविल अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा है। इन रिटायर्ड नौकरशाहों ने हाल ही के घटनाक्रम पर चिंता भी व्यक्त की है और इसे परेशान करने वाला बताया है। भारतीय खेल प्रेमियों ने राहत की भरी खबर सामने आई है। तो यहाँ प्रेमियों के लिए एक राहत की भरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महान भारतीय एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना से जूझ रहे मिल्खा सिंह को हाल ही में दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से ही उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि दिग्गज एथलीट 82 साल की पत्नी निर्मल कौर की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक की बात करें तो वो डटकर बीमारी का सामना कर रही हैं और ट्रैक की दुनिया के सबसे बड़े भारतीय महारथी को पिछले महीने ही कोरोना संक्रमण की शिकायत के बाद मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से इलाज के बाद उन्हें 30 मई को घर लौटा दिया गया था। हालांकि 4 दिन बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी
ऑक्सीजन के स्तर पर गिरावट के बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई के आईसीयू में भर्ती कराया गया था और इसी के बाद से डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया है। इस पर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने कभी भी दिल्ली सरकार को अपने तरीके से राशन बांटने से मना नहीं किया। इसको लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वाली स्कीम है क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजना है जिसका नाम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एक कानून के तहत लोगों को भोजन का अधिकार और जीवन के अधिकार से जोड़कर मिला है, उस एक्ट में इंगित है कि पूरे देश भर में राशन का वितरण कैसे कैसे होगा, प्रति व्यक्ति क्या दर होगी, कैसे बांटा जाएगा, किन किन जगहों पे बांटा जाएगा और उसका क्या क्या सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS एक सिस्टम है जिसके माध्यम से वो आधार से सीधा लिंक है और यहाँ तक कि वन नेशन वन राशन कार्ड कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से किसी और राज्य में चला जाता है, फिर किसी और राज्य में, फिर किसी और राज्य में चला जाता है, वो जहां पर भी है, जितने दिन के लिए भी है, उसको राशन की व्यवस्था वहीं मिलनी चाहिए। तो 32-33 राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है सिवाय दिल्ली के, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं, जाते रहते हैं और रहते रहते कभी छोटे समय के लिए भी 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना, तो उन लोगों को इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए जो भी प्रवासी भारतीय प्रवास में राजधानी। उधर दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के बीच वैक्सीन की किल्लत के चलते केजरीवाल सरकार ने नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें, दिल्ली में युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम निर्णय लिया है। तो यहाँ दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम जो कोवैक्सीन लगा रहे हैं, अगले आदेश तक कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज लेने वालों को ही लगा सकेंगे। यह आदेश सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए जारी किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि 4 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस बड़े फैसले के विचार पर कहा था कि जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। उधर हरियाणा में 14 जून तक मिनी लॉकडाउन बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो यहाँ हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 14 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लागू रहेगा और इस दौरान दुकानों को 2 समूह में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानों के खुलने के लिए ओड इवन सिस्टम जारी रहेगा और इसी को देखते हुए शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ रेस्टोरेंट और बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मंदिरों और प्रार्थना घरों की बात करें तो यहाँ एक बार में 21 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम यात्रा में भी 21 लोगों को ही अनुमति दी गई है। इससे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की अनुमति बेहद ही जरूरी बताई गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है। वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों की बात करें तो 12,557 नए मामले सामने आए। रविवार की बात करें तो यहाँ रविवार को कोरोना से 233 लोगों की मौत हुई। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार कर गई है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई। महाराष्ट्र में फिलहाल कुल संक्रमितों की संख्या 5,83,1781 बताई जा रही है। राज्य में 18,18,557 मरीजों का उपचार चल रहा है और मुंबई में कोविड-19 के 786 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत हो गई है और महानगर में अब तक संक्रमण की बात करें तो यहाँ 7,10,643 मामले सामने आ चुके हैं और 14,971 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ने नजर आ रहे थे। तो यहाँ हालांकि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके ब्लैक फंगस ने भी अपना प्रकोप जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ अगर 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटों में 12,557 नए मामले सामने आए। वहीं मरने वालों की संख्या की बात करें तो 1 लाख के पार ये संख्या पहुंच चुकी है।
यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में अब हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसों की रफ्तार में कमी दिख रही है। कोरोना मामलों की बात करें तो नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में 24 घंटों में 1,01,232 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि 2,445 मरीजों की सांसें इस महामारी ने छीन ली है। शनिवार की बात करें तो देश में 1,14,000 नए केस सामने आए और वहीं 2,670 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की बात करें तो देश में फिलहाल इनकी संख्या 14,09,648 है। शनिवार को ये संख्या 14.70 लाख थी, यानी 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज ठीक हुए हैं। बहरहाल देश की बात करें तो यहाँ अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,89,09,604 हो गई है। इस महामारी में अब तक 3,49,229 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर बिहार में लॉकडाउन का चौथा चरण 8 जून को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ नियमों के साथ कुछ छूट दी जाएगी। इस मामले में सोमवार यानी कि आज सीएम नीतीश कुमार आपदा प्रबंधन समूह यानी कि CMG की बैठक में ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार बिहार में छूट के साथ लॉकडाउन के बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है और इसी के अलावा जिलाधिकारी को पूरे जिले और किसी खास इलाके में जरूरत के अनुसार लॉकडाउन के प्रावधान सख्त करते और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के अधिकार भी दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज सोमवार को बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। हाँ, बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर कुछ दायरा बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ छूट मिलेगी। ऐसे में आज जो बैठक होगी इसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's
ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात वैक्सीन की करेंगे। भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर हुई हालिया स्टडी में यह बताया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। कोरोना वायरस वैक्सीन इंस्टीट्यूट एंटीबॉडीज टाइट्री की शुरुआती स्टडी के मुताबिक सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोविशील्ड वैक्सीन में ज्यादा है और इस स्टडी में सामने आया कि 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया था और यहां दावा भी किया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट से लेकर एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले लोगों की तुलना में काफी अधिक थे। सर्वे में यह शामिल आया कि कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके, जबकि कुछ वर्कर्स ऐसे भी थे जिन्हें अब तक कोरोना हुआ ही नहीं है। सर्वे में शामिल 465 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड और 96 को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। हालांकि सर्वे में ये बात भी सामने आई कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। और अब खबर महाराष्ट्र के बांदा से है, जहां दिल दहला देने वाली बड़ी वारदात देखने को मिली है। बड़ी वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया है। व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की दिन दिहाड़े धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। आपको बता दें, मामला बांदा जिले का है, जहां बबेरू कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी और मौके से वहीं पर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है और सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक बांदा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेरे बड़े भाई को, शत्रुघ्न सिंह को, दो लोगों ने मिलके बेरहमी से हत्या कर दी। किस जगह, कहाँ पे हत्या की गई? ये सरकारी अस्पताल गेट के सामने रामू गुप्ता का मकान है, उनके सामने की घटना है। काहे से घटना की गई है? अब वो किसी धारदार हथियार से उनको मारा गया। ये कौन कौन है मारने वाले, क्या नाम है इनका? ये मंतोष सिंह है और आपके इसका नाम किस्मत सिंह है, वो श्यामपाल सिंह के पुत्र हैं। तो क्या आप लोगों की कोई बुराई थी या कोई विवाद था? ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने बुरी तरीके से मारा। तो आपको अभी किस तरह का आगे डर है? मुझे अभी हम लोगों को परिवार में और भी लोगों को डर है, क्योंकि ऐसी घटना की भी वो ऐसा इशारे कर रहे थे कि अभी एक गया है, अभी और जाएंगे। ये कौन कह रहे थे? वो किस्मत और वो कह रहे थे। और हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर है, मुझे और मेरे परिवार को भी। बोलिए। मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन करे, और हमें बहुत ज़्यादा डर है और बहुत ज़्यादा खतरा है। ये क्या है मामला? आज बबेरू कस्बे में करीब 2 बजे के आसपास दिन में एक मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें मनोहर ने जो है उसको हंसिए से वार कर दिया और जख्मी हालत में उसको तत्काल CSC पहुंचाया गया। CSC से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसके मृतक के भाई के द्वारा जो है तहरीर थाने पर दी गई है और उसकी तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। लगभग और इसमें जिसने उसके ऊपर वार किया था उसकी गिरफ्तारी में सोमवार सुबह यानी कि आज एक बड़ा रेल हादसा हो गया है, जिससे अब तक 33 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि इस हादसे में 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा सिंध प्रांत के डहारकी में हुआ है और ये जगह यहाँ के घोटकी जिले में स्थित है। यहाँ यात्री 2 ट्रेनों मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस की आपस में टक्कर हो गई थी। हादसे में 33 लोगों की मौत की पुष्टि जिले के डिप्टी कमिश्नर ने दी है। उन्होंने कहा कि घायलों में से कई की हालत बेहद ही गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और घटना की बात करें तो सुबह के समय
डहारकी रेलवे स्टेशन के पास हुई। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि कई लोग ट्रेन के अंदर भी फंसे हुए हैं, जिसके चलते उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है और इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बता। बुलेटिन गाज आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई के महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि बांद्रा इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिरने से एक की मौत हो गई है और जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं BMC के मुताबिक बात करें तो बांद्रापुर के खिरवाड़ी रोड इलाके में सुबह 1:45 पर एक घर की दीवार गिरने के बाद कुल 17 लोगों को बचाया गया है। घटना में कम से कम 5 लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। एक इंसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, वो नहीं बचा। यंग लड़का था, 26-27 साल का। उसके अलावा 6-7 लोग घायल हुए, मगर कोई ज़्यादा जिसको चोट नहीं लगी है। और वो जो लड़का रियाज करके उसका नाम है, बिहार से है, वो इधर कारीगर है। उसके फैमिली मेंबर्स को हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी मुझे लगता है अभी सुबह हुई है तो शायद से अभी संपर्क हो पाएगा। अभी तक तो संपर्क नहीं हुआ था। इधर पुलिस भी तैनात है रात के 1:30 बजे से, और हम सब यही दुआ करते हैं कि मलबा जल्द से जल्द हट जाए और कोई अंदर नहीं दबा हुआ हो। हमें लगता तो नहीं है कोई दबा हुआ है, मगर और दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसे और हादसा नहीं हो। मगर फिलहाल सिर्फ एक लड़के की डेथ हुई है, और जो बाकी जो इंजर्ड थे वो अभी ठीक है। एक औरत को सर पे लगा था, टाके लगे थे, मगर अभी वो भी ठीक है।
उधर यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी कैबिनेट में फेरबदल और एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। तो साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में योगी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बताया गया है कि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद जून के आखिरी या जुलाई में खासकर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद यह संभावित है। दरअसल हाल ही के कुछ दिनों में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। पार्टी और संघ में बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इनके प्रदर्शन के आधार पर चुनाव में टिकट दिए जाएंगे। तो यहाँ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि यूपी में फिलहाल कोई फेरबदल नहीं होगा। तो यहाँ साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में योगी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बताया गया है और कहा गया है कि पंचायत चुनाव के बाद चुनाव जून के आखिरी या जुलाई में खासकर कैबिनेट के विस्तार के बाद ये सब संभावित है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 100% कोरोना वैक्सीन का कार्य पूरा खींचे और ग्राम पंचायत के विकास के लिए 10 लाख का इनाम पाइए। कोरोना वैक्सीनेशन में बढ़ावा देने के मकसद से यह बड़ा ऐलान किया गया है। अनुप्रिया पटेल ने घोषणा की है कि मिर्जापुर जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को जो भी ग्राम पंचायत सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 100% पूर्ण करेगा, उस ग्राम पंचायत में सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से 10 लाख रुपए का विकास कार्य कराया जाएगा। इस घोषणा के तहत जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराया जाएगा। और इसी के साथ ही अनुप्रिया पटेल ने ये भी कहा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन अभियान चलाया गया है और ऐसे में जो वैक्सीन अभियान चलाया गया उसी के तहत वैक्सीनेशन कार्य किया भी जा रहा है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर थमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों ने कोरोना कर्फ्यू हो या फिर लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना केसों में कमी आई है तो वहीं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर मंथन अभी भी जारी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में अब रियायतों का दौर शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया तो गया है, लेकिन इस बार कुछ छूट मिली है। फिलहाल दिल्ली में 7 जून से पाबंदियों में ढील के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि ओड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। स्टैंड अलोन दुकानें हों और आसपास पड़ोस की दुकान हो रोजाना खुलेंगी और ऐसे में इसी को देखते हुए सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। क्लास 1 अफसर 100 क्षमता और बाकी 50 क्षमता के साथ काम करेंगे। बताया जा रहा है कि प्राइवेट दफ्तर अपनी 50 क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो 7 जून यानी कि आज से शुरू कर दी जाएगी, यानी कि अब मेट्रो पटरी पर दौड़ जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही और ये सब सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और इसी के अलावा जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, वीकली बाजार, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा और थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल पर फिलहाल के लिए पाबंदियां लगी रहेंगी। उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया है और इस बार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया है और इस हमले में कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गनीमत रही है कि हमले के कारण किसी को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो यहां आतंकवादियों की ओर से पुलवामा के त्राल में ग्रेनेड से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में 7 स्थानीय लोग फिलहाल घायल हो गए हैं। घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। एक घायल व्यक्ति की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसे श्रीनगर रेफर किया गया है। और घटना को लेकर अगर सीआरपीएफ की बात करें तो यहां उनका कहना है कि पुलवामा के त्राल में बस स्टैंड पर सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकवादियों के जरिए ग्रेनेड फेंका गया।
और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप में लागू किए जा रहे नियमों को लेकर विरोध का स्वर अब और मुखर होता जा रहा है। ताजा विवाद की बात करें तो देश के 93 पूर्व सिविल अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा है। इन रिटायर्ड नौकरशाहों ने हाल के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है और इसे परेशान करने वाला बताया है। अपने खत में उन्होंने लिखा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों के विचार भी शामिल हो। आपको बता दें, लक्षद्वीप के प्रशासक ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके स्थानीय स्तर पर काफी विरोध हो रहा है। यहाँ एक विरोध के चलते लक्षद्वीप तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल और देश के कुछ दूसरे राज्यों से भी नेता फैसलों की मुखालफत कर रहे हैं। आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप में लागू किए जा रहे नियमों को लेकर विरोध का स्वर अब और ज्यादा मुखर होता नजर आ रहा है। ताजा विवाद की बात करें तो ऐसे में देश के 93 पूर्व सिविल अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा है। इन रिटायर्ड नौकरशाहों ने हाल ही के घटनाक्रम पर चिंता भी व्यक्त की है और इसे परेशान करने वाला बताया है। भारतीय खेल प्रेमियों ने राहत की भरी खबर सामने आई है। तो यहाँ प्रेमियों के लिए एक राहत की भरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महान भारतीय एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना से जूझ रहे मिल्खा सिंह को हाल ही में दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से ही उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि दिग्गज एथलीट 82 साल की पत्नी निर्मल कौर की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक की बात करें तो वो डटकर बीमारी का सामना कर रही हैं और ट्रैक की दुनिया के सबसे बड़े भारतीय महारथी को पिछले महीने ही कोरोना संक्रमण की शिकायत के बाद मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से इलाज के बाद उन्हें 30 मई को घर लौटा दिया गया था। हालांकि 4 दिन बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ऑक्सीजन के स्तर पर गिरावट के बाद उन्हें चंडीगढ़ PGI के ICU में भर्ती कराया गया था और इसी के बाद से डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया है। इस पर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने कभी भी दिल्ली सरकार को अपने तरीके से राशन बांटने से मना नहीं किया। इसको लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वाली स्कीम है क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजना है जिसका नाम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी एक कानून के तहत लोगों को भोजन का अधिकार और जीवन के अधिकार से जोड़कर मिला है, उस एक्ट में इंगित है
कि पूरे देश भर में राशन का वितरण कैसे कैसे होगा, प्रति व्यक्ति क्या दर होगी, कैसे बांटा जाएगा, किन किन जगहों पे बांटा जाएगा और उसका क्या क्या सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS एक सिस्टम है जिसके माध्यम से वो आधार से सीधा लिंक है और यहाँ तक कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से किसी और राज्य में चला जाता है, फिर किसी और राज्य में, फिर किसी और राज्य में चला जाता है, वो जहां पर भी है, जितने दिन के लिए भी है, उसको राशन की व्यवस्था वहीं मिलनी चाहिए। तो 32-33 राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है सिवाय दिल्ली के, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं, जाते रहते हैं और रहते रहते हैं, कभी छोटे समय के लिए भी 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना। तो उन लोगों को इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए जो भी प्रवासी भारतीय प्रवास में राजधानी। उधर दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के बीच वैक्सीन की किल्लत के चलते केजरीवाल सरकार ने नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें, दिल्ली में युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम निर्णय लिया है। तो यहाँ दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम जो कोवैक्सीन लगा रहे हैं, अगले आदेश तक कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज लेने वालों को ही लगा सकेंगे। यह आदेश सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए जारी किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि 4 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस बड़े फैसले के विचार पर कहा था कि जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। उधर हरियाणा में 14 जून तक मिनी लॉकडाउन बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो यहाँ हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 14 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लागू रहेगा और इस दौरान दुकानों को 2 समूह में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानों के खुलने के लिए ओड इवन सिस्टम जारी रहेगा और इसी को देखते हुए शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ रेस्टोरेंट और बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मंदिरों और प्रार्थना घरों की बात करें तो यहाँ एक बार में 21 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम यात्रा में भी 21 लोगों को ही अनुमति दी गई है। इससे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की अनुमति बेहद ही जरूरी बताई गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है। वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों की बात करें तो 12,557 नए मामले सामने आए। रविवार की बात करें तो यहाँ रविवार को कोरोना से 233 लोगों की मौत हुई। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार कर गई है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई। महाराष्ट्र में फिलहाल कुल संक्रमितों की संख्या 5,83,1781 बताई जा रही है। राज्य में 18,552 मरीजों का उपचार चल रहा है और मुंबई में कोविड-19 के 786 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत हो गई है और महानगर में अब तक संक्रमण की बात करें तो यहाँ 7,10,643 मामले सामने आ चुके हैं और 14,971 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ने नजर आ रहे थे। तो यहाँ हालांकि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके ब्लैक फंगस ने भी अपना प्रकोप जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ अगर 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटों में 12,557 नए मामले सामने आए। वहीं मरने वालों की संख्या की बात करें तो 1 लाख के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। पूरा देश इस ਵੇਲੇ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में अब हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसों की रफ्तार में कमी दिख रही है। कोरोना मामलों की बात करें तो नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में 24 घंटों में 1,01,232 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि 2,445 मरीजों की सांसें इस महामारी ने छीन ली है। शनिवार की बात करें तो देश में 1,14,000 नए केस सामने आए और वहीं 2,677 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की बात करें तो देश में फिलहाल इनकी संख्या 14,09,648 है। शनिवार को ये संख्या 14.70 लाख थी, यानी 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज ठीक हुए हैं। बहरहाल देश की बात करें तो यहाँ अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,89,09,604 हो गई है। इस महामारी में अब तक 3,49,229 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर बिहार में लॉकडाउन का चौथा चरण 8 जून को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ नियमों के साथ कुछ छूट दी जाएगी। इस मामले में सोमवार यानी कि आज सीएम नीतीश कुमार आपदा प्रबंधन समूह यानी कि सीएमजी की बैठक में ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार बिहार में छूट के साथ लॉकडाउन के बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है और इसी के अलावा जिलाधिकारी को पूरे जिले और किसी खास इलाके में जरूरत के अनुसार लॉकडाउन के प्रावधान सख्त करते और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के अधिकार भी दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज सोमवार को बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। हाँ, बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर कुछ दायरा बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ छूट मिलेगी। ऐसे में आज जो बैठक होगी इसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात वैक्सीन की करेंगे। भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर हुई हालिया स्टडी में यह बताया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। कोरोना वायरस वैक्सीन इंस्टीट्यूट एंटीबॉडीज टाइट्री की शुरुआती स्टडी के मुताबिक सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोविशील्ड वैक्सीन में ज्यादा है और इस स्टडी में सामने आया कि 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया था और यहां दावा भी किया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट से लेकर एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले लोगों की तुलना में काफी अधिक थे। सर्वे में ये शामिल आया कि कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके, जबकि कुछ वर्कर्स ऐसे भी थे जिन्हें अब तक कोरोना हुआ ही नहीं है। सर्वे में शामिल 465 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड और 96 को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। हालांकि सर्वे में ये बात भी सामने आई कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। और अब खबर महाराष्ट्र के बांदा से है, जहां दिल दहला देने वाली बड़ी वारदात देखने को मिली है। बड़ी वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया है। व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की दिन दिहाड़े धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। आपको बता दें, मामला बांदा जिले का है, जहां बबेरू कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी और मौके से वहीं पर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है और सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक बांदा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेरे बड़े भाई को, शत्रुघ्न सिंह को, दो लोगों ने मिलके बेरहमी से हत्या कर दी। किस जगह, कहाँ पे हत्या की गई? ये सरकारी अस्पताल गेट के सामने रामू गुप्ता का मकान है, उनके सामने की घटना है। काहे से घटना की गई है? अब वो किसी धारदार हथियार से उनको मारा गया। ये कौन कौन है मारने वाले, क्या नाम है इनका? ये मंतोष सिंह है और आपके इसका नाम किस्मत सिंह है, वो श्यामपाल सिंह के पुत्र हैं। तो क्या आप लोगों की कोई बुराई थी या कोई विवाद था? ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने बुरी तरीके से मारा। तो आपको अभी किस तरह का आगे डर है? मुझे अभी, हम लोगों को परिवार में और भी लोगों को डर है, क्योंकि ऐसी घटना की पुलिस वो ऐसा इशारे कर रहे थे कि अभी एक गया है, अभी और जाएंगे। ये कौन कह रहे थे? वो किस्मत और वो कह रहे थे। और हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर है, मुझे और मेरे परिवार को भी। बोलिए। मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन करे, और हमें बहुत ज़्यादा डर है और बहुत ज़्यादा खतरा है। ये क्या है उनका? आज बेबेरू कस्बे में करीब 2 बजे के आसपास दिन में एक मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें मनोहर ने जो है उसको हंसिए से बाहर कर दिया और जख्मी हालत में उसको तत्काल CSC पहुंचाया गया। CSC से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसके मृतक के भाई के द्वारा जो है तहरीर थाने पर दी गई है और उसकी तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। लगभग और इसमें जिसने उसके ऊपर वार किया था उसकी गिरफ्तारी में सोमवार सुबह यानी कि आज एक बड़ा रेल हादसा हो गया है, जिसे अब तक 33 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि इस हादसे में 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा सिंध प्रांत के डहारकी में हुआ है और ये जगह यहाँ के घोटकी जिले में स्थित है। यहाँ यात्री 2 ट्रेनों मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस की आपस में टक्कर हो गई थी। हादसे में 33 लोगों की मौत की पुष्टि जिले के डिप्टी कमिश्नर ने दी है। उन्होंने कहा कि घायलों में से कई की हालत बेहद ही गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और घटना की बात करें तो सुबह के समय डहारकी रेलवे स्टेशन के पास हुई। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि कई लोग ट्रेन के अंदर भी फंसे हुए हैं, जिसके चलते उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है और इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की